ठीक ठाक है, ठीक आ रहा है ना जी, देख लीजिए। हाँ ठीक है। चलिए हम लोग आज क्लास 10 सांख्यिकी एक्सरसाइज 14.1 पढ़ने जा रहे हैं। और 14.1 में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी इसकी क्या है इंट्रोडक्शन, इसका परिचय क्या है, सांख्यिकी है क्या, ये हुआ कैसे, सारा चीज़ इसके बारे में पढ़ते चलेंगे। इसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे आगे कि सांख्यिकी है क्या। जब तक इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन हम इसलिए बता रहे हैं आप लोग को कि ऑब्जेक्टिव काम कर जाएगा। इंट्रोडक्शन से क्या आपको मदद मिलेगी, ऑब्जेक्टिव पूरा आपको मदद मिलेगा, ठीक है। तो आप बोलिए सर इसको आपने लिख करके क्यों रखा, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसको लिख करके रखें, बाकी अब आपके सामने ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पहले से लिख करके रखेंगे और आपके सामने ही मैं यहाँ पे सारा नोट्स तैयार करके रखा हूँ, है ना। और नोट्स के जरिए हम आपको सारा लिखाते चलेंगे, एक एक वर्ड को समझाते चलेंगे। समझिए सांख्यिकी कहते किसको है। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स, इसका इंग्लिश आप पढ़ने के लिए सीखते चलिएगा। सांख्यिकी इंग्लिश इसका स्टैटिस्टिक्स, गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग, यानी गणित में हम वैसा भाग पढ़ेंगे जिसमें समझे स्टैटिक खाद्यान्न की आपूर्ति मतलब जैसे समझिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना कि लोग पहले से, जैसे हम आपके बारे में या आप मेरे बारे में पूर्वानुमान देख करके लगा लेते हैं लोग कि तू कैसा नहीं, हमने समझ लिया, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, अरे तू कैसन बड़ा, हम सब समझ आता नहीं। तो अलग अलग चीज़ के लोग पहले ही देख करके पूर्वानुमान लगाते। आप आ जाइए ना, आप एगो, अब एग्जाम्पल नहीं देंगे अभी फिलहाल, एक एग्जाम्पल समझिए, आप एक कपड़ा खरीदने के लिए जाइए और उसको देखिए, मतलब पूर्वानुमान आप जरूर लगाइए। हम बिहारियों में एक खास आदत है, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसमें पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि कितना दिन चलेगा और कितना देर तक चलेगा, है कि नहीं। तो सारा चीज़ हम लोगों ने पहले से उसको फिक्स करके रखा होता है कि कितना दिन चलेगा, क्या पूर्वानुमान, दुकानदार के साथ जाकर पूर्वानुमान। तो स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का मतलब होता है पूर्वानुमान। कोई भी क्षेत्र में, जैसे आप सरकार देखते हैं, सरकार जो है किसान लोग से चावल गेहूँ खरीदती है, वो पूर्व खरीदती है इसलिए कि अगर हमारे देश में अकाल आ जाए तो सभी लोग कर को 1 महीना तक हम बैठा के खिला सकते हैं। पूर्वानुमान लगा के रखता है कि हम इतना चावल, इतना धान, इतना गेहूँ रखेंगे तो हम अपने देश को 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन खिला सकते हैं बिना काम किए, है ना, अकाल स्थिति, आपात स्थिति में। तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स कहते किसको है, गणित का वैसा भाग जिसमें खाद्यान्न की आपूर्ति, जनसंख्या भी पूर्वानुमान लगाया जाता है, प्राप्तांक इत्यादि। प्राप्तांक मतलब पढ़ रहे हैं हम तो प्राप्तांक पूर्वानुमान लगा लेते, कितना अंक आएगा मेरा, है ना, सब में पूर्वानुमान। सांख्यिकी का मतलब ही होता है पूर्वानुमान। तो यहाँ इत्यादि का पूर्वानुमान लगाया जाता है, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। अब आप खाद्यान्न की आपूर्ति मतलब खाने पीने वाला, खाद्यान्न मतलब खाद, यूरिया न, समझिएगा, खाने पीने वाला सामान। तो खाद्यान्न की आपूर्ति मतलब पर्याप्त मात्रा में हो। जैसे हम लोग गांव में लेडीज है, वो अनुमान लगा लेती है कि हम आज कितना आटा सानेंगे तो मेरा आज रात का खाना बन जाएगा। वो सुबह में भी अगर चावल बनाती है तो अनुमान लगा लेती है कि हम कितना बनाएंगे तो सारे लोग खा लेंगे, तो अनुमान लगाते हैं, उसी को खाद्यान्न की आपूर्ति बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आइए फिर से समझते हैं स्टैटिस्टिक्स यानी पूर्वानुमान। इसका हिंदी होता है या इसका मतलब ही होता है पूर्वानुमान। गणित का वैसा भाग जिसमें हम पूर्वानुमान लगाना सीखेंगे, जैसे खाद्यान्नों की आपूर्ति का पूर्वानुमान, जनसंख्या का पूर्वानुमान, प्राप्तांक का पूर्वानुमान इत्यादि बहुत सारे क्षेत्रों में, है ना, का पूर्वानुमान लगाया जाता है, उससे हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी कहते हैं, पूर्वानुमान लगाना ही सांख्यिकी कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, मूल शब्द स्टेटस से बना है। आजकल लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और हर जगह कहीं ना कहीं स्टेटस लगाते हैं, तो पहले लोग स्टेटस से ही उसको देख करके बताते थे कि आपका स्टेटस यानी आप पूर्वानुमान स्टेटस से, है ना।
तो आज तक हम लोग व्हाट्सएप पे तो पूर्वानुमान पहले ही लगा दिया जाता है, छोड़ के चला गया, यू सब बात कहाँ लगाया जाता है, स्टेटस में। तो उससे पता चलता है कि वो लगता है इसके साथ कोई दुर्घटना घट गई है। अब जैसे कोई व्यक्ति देखते हैं कि आप पूर्वानुमान स्टेटस में लगाएगा, काश तू मेरे पास होती तो मैं सितारे तोड़, सब क्या है। तो हम लोग देख करके समझ तो बहुआ के लगाए बीमारी हो गया। कौन बीमारी? तो समझ रहे हैं आप लोग, है ना। यहाँ पे स्टेटस से बना है जिसका अर्थ होता है राजनीति। स्टेटस का वास्तविक अर्थ राजनीति होता है, ठीक है। पहले जो था पूर्वानुमान सिर्फ राजनीति में लगाया जाता था कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका कितना वोट आएगा, सब किस में लगाया जाता था पूर्वानुमान? ओनली फॉर राजनीति में। लेकिन अब पूर्वानुमान सभी क्षेत्रों में लगाया जाने लगा है, सभी क्षेत्रों में लगाया जाने लगा है, सभी क्षेत्रों में लगाया जाने लगा है, यानी लगाया जाता है। सांख्यिकी को इटालियन भाषा में स्टैटिस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? इटालियन भाषा में स्टैटिस्टा कहते हैं, जबकि जर्मन भाषा में स्टैटिस्टिक कहते हैं, स्टैटिस्टिक कहते हैं। सांख्यिकी का जनक जो थे सर रोनाल्ड ए फिशर को कहा जाता है। सांख्यिकी को जो पूर्वानुमान लगाते थे पहले राजनीति में, उनको क्या कहा गया था? सर रोनाल्ड ए फिशर। वो व्यक्ति थे जिनका नाम था, अब अंग्रेज लोग थे उनका नाम था तो वो अलग, और अंग्रेजी गणितज्ञ थे सब। सर रोनाल्ड ए फिशर को कहा जाता है। अब आई बात, दूसरा बात इसमें आता है आंकड़ा। आंकड़ा होता क्या है? डाटा। आंकड़ा मतलब डाटा। अब मोबाइल में चलने वाला डाटा नहीं, समझिए। डाटा मतलब कि आंकड़ा जो रखते हैं हम नहीं लगा देते आंकड़ा। जैसे एक बोरा आदि चावल आप खरीदे तो आंकड़ा लगा लेते हैं कि वो कितना दिन चलेगा, है ना। तो आंकड़ा वो तो अलग चीज़ है। आंकड़ा सिंपल सी बात, आंकड़ा का परिभाषा देखिए यहाँ पे लिखा है, बड़ा क्षेत्र को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत। जैसे इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन उसको संक्षिप्त रूप में हम इतना वो मैप में प्रस्तुत कर देते हैं। किसी को दिखाना है भाई मुंबई कहाँ है, तुरंत दिखा देते हैं मैप में, यहाँ से जाओ, यहाँ से मुंबई पहुँच जाओगे, ये रोड पकड़ के जाइए मुंबई पहुँच जाइएगा। तो वो छोटा रूप में दिखाया जाता है, बड़ा सा रूप को। तो यहाँ पे वही है, बड़ा क्षेत्र को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आंकड़ा कहते हैं। याद कर लीजिए, आंकड़ा, बड़ा क्षेत्र को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा दो प्रकार के होते हैं। आंकड़ा कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? पहला प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा द्वितीयक आंकड़ा, यानी इसी को गौण आंकड़ा भी बोलते हैं। तो प्राथमिक आंकड़ा यानी प्राइमरी डाटा। जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अनुसंधानकर्ता पर हो, जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व मतलब हमने आंकड़ा बनाया, हमने कोई मान लिया जाए ये मार्कर बनाया और इसकी सत्यता का उत्तरदायित्व सिर्फ मेरे ऊपर है, आपको हम पढ़ा रहे हैं। अब अच्छा नंबर लाना सिर्फ मेरे ऊपर है, नहीं संभव। हम पढ़ा रहे हैं तो आपको मेहनत कीजिएगा तो आप पे डिपेंड करता है, यानी हम पढ़ा रहे हैं लेकिन क्या इसकी सत्यता का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है? नहीं है कि हम पढ़ा दिए तो आप टॉप कर जाइएगा, नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। वो यहाँ पे बोल रहा है कि जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अनुसंधानकर्ता पर हो, यानी आप पढ़ रहे हैं तो आपका नंबर कितना आएगा ये सिर्फ बस सिर्फ इसका उत्तरदायित्व तो आपके पास है, तो उसे हम प्राथमिक आंकड़ा ही कहते हैं। बात समझ में आ गया? यानी जब प्राथमिक आंकड़ा, जब आंकड़ों की सत्यता मतलब उसकी पुष्टि का उत्तरदायित्व अनुसंधानकर्ता मतलब जो व्यक्ति उसको कर रहा है उसी पर हो तो उसे हम प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। गौण आंकड़ा सेकेंडरी डाटा, जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अनुसंधानकर्ता पर नहीं हो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अब रिजल्ट आपका आएगा तो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, हम पढ़ा देंगे आप टॉप कर दीजिएगा, नहीं। तो ये हो गया सेकेंडरी डाटा, हम सेकेंडरी डाटा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो उसे गौण आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा को दो विधि से व्यक्त किया जाता है। आंकड़ा को कितने विधि से? दो विधि से व्यक्त किया जाता है। सबसे पहला अवर्गीकृत आंकड़ा। आंकड़ा को दो विधि से व्यक्त करेंगे। आंकड़ा दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। लेकिन आंकड़ा को व्यक्त करने की दो विधि होती है। सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ा यानी अनग्रुप्ड डाटा, वैसा आंकड़ा जो किसी विशेष नियम पर आधारित नहीं होता है।
वैसा आंकड़ा जो किसी विशेष नियम पर आधारित नहीं होता है उसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए 1, 5, 6, 9 ये 4 मान है सर, 10, 20, 28, 42। अगला आप बोल सकते हैं, आगे इसका आगे क्या होगा बोल सकते हैं, कुछ पता नहीं है क्या होगा, है ना। तो जब ये कोई विशेष नियम पर आधारित है नहीं है, कोई नियम पर आधारित नहीं है, अब आगे आप बता ही नहीं सकते हैं कि आगे क्या होगा यहाँ पे। जब आगे आप नहीं बता सकते हैं तो उसे हम कहेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में 4 मान लिख दीजिए। एग्जाम्पल देने के बाद यहाँ पे 4 मान 1, 5, 6, 9, 10 ये कोई नियम पर आधारित नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में। बाकी हम आगे चलते हैं आप लोग को लेकर के। मिटाने वाला कहाँ गया जी। अवर्गीकृत आंकड़ा में से क्या होता है जो समझिएगा, समझते चलेंगे हम लोग धीरे धीरे, एक एक चीज करके समझाएंगे। ये फर्स्ट टाइम में लिख करके रखे थे, बाकी अब सारा चीज आपके सामने ही लिखेंगे। थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं है, आपको समझना है ना। देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा, आंकड़ा को 2 विधि से व्यक्त किया जाता है। अवर्गीकृत आंकड़ा, एक वर्गीकृत आंकड़ा। किताब के अनुसार हम लोग किताब में पढ़ेंगे अभी क्लास 10 है ना। तो अच्छा आप बताइए कि इसको, इसके जो आगे वाला शब्द आएगा उसको क्यों नहीं हम बता सकते हैं, क्योंकि ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, किसी विशेष नियम पर आधारित नहीं है। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि कोई नियम पर आधारित है ही नहीं है। या तो जोड़ रहे हैं कि गुना कर रहे हैं, घटा रहे हैं, भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है। किसी विशेष नियम पर आधारित ये नहीं है, इसलिए हम इसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहेंगे। अब आगे आइए दूसरा नंबर में। अच्छा पहले समझिए, अवर्गीकृत आंकड़ा में परिसर निकलता है। अवर्गीकृत आंकड़ा में क्या निकलता है, परिसर। समझिएगा, लिखते चलते हैं हम, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ा में परिसर निकलता है। अवर्गीकृत आंकड़ा में क्या निकलता है, परिसर। आप कहेंगे सर परिसर किसको कहेंगे जी, आइए उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। परिसर यानी रेंज, RANG, रेंज, RANGE होता है शायद, रेंज। भैया पहले ही बोल देते हैं, हमको इंग्लिश उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए गलती होगा तो जहाँ पे क्षमा, माफ़ी। ऐसा नहीं, एक लड़का ऐसा ही कहीं पे देख रहा था ट्रायंगल में या फिर कोई और चैप्टर में, मुझे नहीं पता, आप लोग देख करके बताइएगा। ट्रायंगल में TRING कुछ ऐसा ही गलत लिख देते, उसमें भी बहुत बवाल कर दिया था कि मास्टर कुछ नहीं जानते हो। चलिए हम नहीं कुछ जानते, हम पढ़ाना नहीं जानते, हम सिखाना जानते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा करके बहुत पढ़न कूद कर देंगे, DM कलेक्टर SP बना देंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं कि आपकी गलतियों को पकड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो समझिए सबसे पहली चीज़, परिसर यानी रेंज कहेंगे किसको, उच्च मान और निम्न मान के अंतर को परिसर कहते हैं। उच्च मान और निम्न मान के अंतर को परिसर कहते हैं। देखिए वही ना जी, उच्च मान और निम्न मान के अंतर को परिसर कहते हैं। लिखते हैं, आप लोग भी लिख दिए, लिखिए उच्च मान और निम्न मान के अंतर को परिसर कहते हैं। उच्च मान और निम्न मान के अंतर को परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, परिसर बराबर उच्च मान माइनस निम्न मान। अंतर का मतलब होता है घटाव, जैसे बताते हैं अभी, निम्न मान, उच्च मान माइनस निम्न मान, यानी अंतर का मतलब होता है घटाव। बोलिए कैसे। अब आप बताइए, आपके पास 10 रुपया है,
मेरे पास 2 रुपया है, कितने का अंतर? आपके पास 10 रुपया, मेरे पास 2 रुपया, कितने का अंतर? 8 रुपये का। वो यानी अंतर क्या है? घटाव क्या है ना, 10 माइनस 2। तो अंतर का मतलब होता है घटाव, अंतर का मतलब घटाव। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे उसे अंतर कहते हैं। यानी बड़ी संख्या और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने से प्राप्त संख्या को अंतर कहते हैं। ऐसे ही बोल सकते परिभाषा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या को अंतर कहते हैं। ठीक है, तो उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा है ना, उसे हम क्या कहेंगे? परिसर। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक आप देख लीजिए। जैसे इसी एग्जाम्पल का बोलेंगे इसका परिसर ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन, चर मान, क्वेश्चन में है चर मान क्या, इसी को नोट, इसी को बोलिए। चर मान 1, 5, 6, 9, 10, 20, 28, 42 और कुछ नहीं, 28, 42 का परिसर ज्ञात करें, का परिसर ज्ञात करें। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ओ परिसर ज्ञात करना है जी, कोई बात नहीं। परिसर बराबर क्या है फॉर्मूला? उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च मान माइनस निम्न मान है ना। तो बताइए इसमें उच्च मान सबसे ज़्यादा मान कौन है? 42 माइनस निम्न सबसे छोटा 1, ओ यानी 41। इसका आंसर अतः परिसर बराबर क्या हो जाएगा जी? 41। अतः परिसर बराबर में 41 आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अवर्गीकृत आंकड़ा में परिसर ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है जी? परिसर। आप नोट में लिख सकते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा से हमें परिसर का पता चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एक क्वेश्चन और इसमें देते हैं, इसको मिटा करके एक क्वेश्चन और आप लोग जल्दी से बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। अब बोलिए सर आप लाइव क्यों नहीं आते? लाइव के लिए कैमरा मेरे पास नहीं है, सॉरी। कल कोशिश किया था मैंने लाइव आने का, लेकिन लाइव नहीं आ पाया। खैर घबराइए नहीं, समझ में आ जाएगा। चर मान क्या है जी? क्वेश्चन दिखाओ तो जरा। 2, 5, 20, 32, 40। 2, 5, 20, 32, 40 और क्या है? 40। 28 का परिसर ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करें। तो हम लोग एकदम तुरंत याद रखिए, ओ परिसर क्या किस में निकलता है? सबसे पहले बताइए, अवर्गीकृत आंकड़ा। ये देखिए, तो ये आंकड़ा जो है किसी विशेष नियम पर आधारित नहीं है, तो अवर्गीकृत आंकड़ा है। अवर्गीकृत आंकड़ा में क्या निकलता है? परिसर। परिसर बराबर क्या होता है? उच्च मान माइनस क्या जी? निम्न मान। उच्च मान माइनस निम्न मान। उच्च मान क्या है? 40। निम्न मान क्या है? 2। आंसर क्या हो जाएगा? परिसर बराबर 38। अब आइए इसी में है, क्या बता रहे थे अभी? अवर्गीकृत आंकड़ा है ना। अवर्गीकृत आंकड़ा में हम लोग परिसर चले। अवर्गीकृत आंकड़ा में परिसर निकलता है, परिसर हो गया परिसर के बारे में। अब आइए वर्ग अंतराल। अब इसी चैप्टर में एक वर्ड आता है जिसका नाम है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल अभी क्लास इंटरवल। अभी देखते हैं वर्ग अंतराल क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, आराम से देखते चलेंगे हम लोग क्या है पहले। अब इसके बाद वर्ग अंतराल है ना। इसके बाद जो अगला पॉइंट आने वाला है वो है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यानी CLASS क्लास इंटरवल ही ना, क्लास इंटरवल। हाँ,
ERVAL क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जब वर्गीकृत आंकड़ा, कहेंगे सर वर्गीकृत पढ़ाए नहीं आप, इसमें परिभाषा वर्गीकृत आंकड़ा कल आ रहे हैं, घबराइए नहीं, सब समझा देंगे आप लोगों को। जब वर्गीकृत आंकड़ा बराबर बराबर, जब वर्गीकृत आंकड़ा बराबर 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 भागों में बटा होता है, बटा होता है, जब वर्गीकृत आंकड़ा बराबर बराबर कई भागों में बटा होता है, बराबर बराबर कई भागों में बटा होता है, बराबर बराबर कई भागों में बटा होता है, तो प्रत्येक भाग को वर्ग अंतराल कहते हैं। तो प्रत्येक भाग को वर्ग अंतराल कहते हैं। तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अच्छा क्या है वर्गीकृत? अच्छा प्रत्येक भाग को वर्ग अंतराल कहते हैं। अच्छा एक याद समझिएगा, क्योंकि सर वर्गीकृत आंकड़ा आपने अभी तक नहीं बताया, कोई बात नहीं अभी मैं बता रहा हूँ। तो वर्ग अंतराल क्या है जी? देखो तो वर्ग अंतराल वर्गीकृत आंकड़ा का अध्ययन जो है वर्ग अंतराल से ही किया जाता है, वर्ग अंतराल द्वारा ही किया जाता है। वर्गीकृत आंकड़ा का अध्ययन इसी में लिख देते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा का अध्ययन, वर्गीकृत आंकड़ा का अध्ययन वर्ग अंतराल द्वारा किया जाता है। वर्ग अंतराल द्वारा किया जाता है। अब आइए कि सर वर्गीकृत आंकड़ा बता ही दीजिए। चलिए अब आता है वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा का ग्रुप्ड डाटा, GROUPD ग्रुप्ड DATA डाटा, ग्रुप्ड डाटा। इसका परिभाषा क्या? वैसा आंकड़ा जो किसी विशेष नियम पर आधारित होता है, वैसा आंकड़ा जो किसी विशेष नियम पर आधारित होता। अच्छा इसमें आप एक चीज नहीं समझ पाए होंगे, वर्ग अंतराल तो कहते हैं लेकिन वर्ग अंतराल किसको कहते हैं ये आप नहीं समझ पाए होंगे। सिर्फ परिभाषा लिखा दे आंकड़ा बराबर बराबर कई भागों में बटा होता है, परिभाषा देखिए जैसे आज समझिए। वर्ग अंतराल जैसे आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप स्कूल में 7 से 8 मैथ मान लेते हैं, ऐसा रहता है ना। और फिर इसी 8 से 9 साइंस का घंटी, 9 से 10 बायोलॉजी, कुछ भी जाए घंटी, ये सब क्लास इंटरवल है। सब क्या है? क्लास इंटरवल है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 1 घंटा बराबर भाग में बटा हुआ है। इसमें भी 1 घंटा, इसमें भी 1 घंटा, इसमें भी 1 घंटा। इसी को हम वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल बोलेंगे, यानी बराबर बराबर भाग में बटा हुआ रहेगा। यानी कि जैसे मान लिया आप 2-2 घंटा का क्लास चलेगा, कहीं कोचिंग जाते हैं आप 2 घंटा का क्लास चलता है, तो उसी को क्लास इंटरवल बोलते हैं। बस में बीच में लंच होता है उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, है ना।
तो ये इंटरवल यानी वर्गांतराल। जब वर्गीकृत आंकड़ा, तो वर्गीकृत आंकड़ा अभी उसके बारे में पता नहीं, वर्गीकृत आंकड़ा कोई नियम पर, जैसे 1 2 3 4 आप समझ जाइएगा, अगला 5 होगा, इसके अगला 6 होगा, तो ये सब वर्गीकृत आंकड़ा है। और वर्गीकृत आंकड़ा आप है जी, एक मिनट, आप इसमें 2.5 मारे थे अभी, क्यों मारा था इसको? तो 2.5 से कौन किया था? तो ये वर्गीकृत आंकड़ा है। और वर्गीकृत आंकड़ा का अध्ययन जो है वर्गांतराल के द्वारा ही किया जाएगा। वर्गांतराल मतलब क्लास इंटरवल, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इस ढंग से उसका अध्ययन किया जाएगा। कोई दिक्कत है? अब समझ में आ गया होगा वर्गांतराल। ऐसे परिभाषा लिखा दिए थे, हमको ध्यान नहीं रहा था समझाने का। अब समझ में आ गया ना कि जब वर्गीकृत आंकड़ा वर्गीकृत आंकड़ा का अध्ययन ही वर्गांतराल से होगा। वर्गीकृत आंकड़ा जो किसी विशेष नियम पर आधारित हो, लिखा रहे हैं अभी, वैसा आंकड़ा जो किसी विशेष नियम पर आधारित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। चलिए लिख देते हैं इसको, उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जैसे ये देखिए एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, अब आगे 7, अब अगला 8 है, तब किसी विशेष नियम पर ऐसे मान लिया 2 4 6 8, अगला बताइए आप, तुरंत बोलिएगा 7 10 12, ये सब क्या है? विशेष नियम पर आधारित है। उसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा यानी ग्रुप्ड डाटा। अब समझिएगा, अब इसमें वर्गीकृत आंकड़ा का जो अध्ययन है वो वर्गांतराल से होगा। तो इसको एग्जाम्पल देना तो बेकार है, तो इसको एग्जाम्पल अभी नहीं देते हैं। फिर आगे आइए। और वर्गीकृत आंकड़ा जो है 2 प्रकार के होता है। वर्गीकृत आंकड़ा जो है कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब आंकड़ा जो होगा वर्गांतराले के मेथड पे रहेगा, वर्गांतराले पे रहेगा, ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 6 वैसा नहीं रहेगा, ये वर्गांतराल पे रहेगा। अभी समझिए, उसका नियम यह है कि वर्गांतराले पे रहेगा। किताब हमेशा वर्गांतराले पे पूछेगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो आगे आएगा वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ा जब 2 प्रकार के होते हैं तो बात आएगा इसमें कौन कौन। तो सबसे पहला है अपवर्ज्य है ना जी, देखिए तो अपवर्ज्य विधि, यस अपवर्ज्य विधि सबसे पहला है अपवर्ज्य विधि। इसका इंग्लिश क्या है जी? एक्सक्लूसिव मेथड, EXCLUSIVE एक्सक्लूसिव मेथड, METHOD एक्सक्लूसिव मेथड। दूसरा है समावेशिक विधि। इसी में अब वर्गीकृत आंकड़ा 2 प्रकार के, एगो अपवर्ज्य विधि, एगो समावेशिक विधि। समावेशिक विधि इसमें है, इसका है इंग्लिश इंक्लूसिव मेथड, INCLUSIVE इंक्लूसिव METHOD इंक्लूसिव मेथड। वर्गीकृत आंकड़ा 2 प्रकार के होते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा 2 प्रकार के होते हैं, अपवर्ज्य विधि, समावेशिक विधि। समावेशिक विधि में मैथ बनता नहीं है, अपवर्ज्य विधि में आपका मैथ बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। अब आइए सबसे पहले समझेंगे अपवर्ज्य विधि क्या है। ए में अपवर्ज्य विधि यानी EXCLUSIVE एक्सक्लूसिव METHOD मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या है? जब पहला वर्गांतराल की उच्च सीमा और दूसरा वर्गांतराल की निम्न सीमा
समान होती है। चलिए लिखते हैं, जब पहला वर्ग अंतराल की उच्च सीमा तथा दूसरा